नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम और आप एक ऐसी विषम परिस्थिति से गुजर चुके हैं छात्र जीवन में कि जिसमें जातवाद के कारण हमारा पग पग पर अपमान हुआ, तिरस्कृत किए गए हैं, हम उपेक्षित किए गए हैं और वो त्रासदी हम सब ने भोगी है। लगभग शूद्र जाति के साथ ये हमारे कथित सनातन धर्मियों का, कथित हिंदू धर्मियों का, कथित ये ब्राह्मणवादी धर्म के धर्म धुरंधरों का हमारे साथ प्रारंभ से, प्राचीन काल से ही ये अमानवीय इस तरह का व्यवहार होता चला है, जिसके कारण हमारे तमाम महापुरुषों तक को इस जातवादी दंश को झेलना पड़ा है, जातवादी अपमान को झेलना पड़ा है दोस्तों। और आज भी झेल रहे हैं। 75 साल हो गए आज़ादी को आए हुए हमारे देश में, लेकिन हम दलितों के साथ, हम शूद्रों के साथ इनकी वही जातवादी मानसिकता हमारे देश में आज भी व्याप्त है, जिसके कारण आज भी हमारे तमाम छात्रों को जो है पानी पीने के नाम पर, घड़ा छूने के नाम पर मार दिया जाता है, मूछें रखने के नाम पर मार दिया जाता है, बारात घोड़ी पर बैठने पर दूल्हे को उतार के पीटा जाता है, बारात को पीटा जाता है। इस तरह की ये घटनाएं होती हैं और कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा है, हमारा धर्म बड़ा महान है, हम तो जो है वसुधा को पूरा कुटुंब मानते हैं, जबकि अपने ही बहुसंख्यक लोगों के प्रति इन अल्पसंख्यक लोगों का कैसा रवैया है। जातवादी मानसिकता से ग्रस्त, जातवादी बीमारी से ग्रस्त ये मानसिक रोगी हमारे साथ किस तरह का व्यवहार करते आ रहे हैं, जिसको देख करके आज हमें बड़ी पीड़ा होती है दोस्तों। और हम सब ने अपने छात्र जीवन से लेकर आज तक इस दंश को झेला है। जातगत जो अपमान होता है, जो हमारा जो तिरस्कार होता है, पग पग पर हमारा कोई मूल्यांकन नहीं होता। हम चाहे कितने ही विद्वान हों, कितने ही शिक्षित हों, कितने ही हम महान हों, कितने ही हमारे अंदर गुण हों, लेकिन चूँकि उन्होंने तो लिख दिया पूज्य विप्र जो वेद विहीना, शूद्रन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। दोस्तों कब समझ में आएगी शूद्रों के? शूद्र समझते हैं कि ये दलित जो अलग हैं। अरे भाई, 4 वर्णों में से हम शूद्र सभी एक हैं। इन्होंने वर्गीकरण कर दिया, सछूत और अछूत। शूद्र वर्ण के 2 अंग हैं, तो हम हैं तो एक ही बात। और शूद्रों के साथ ज़्यादा हुआ है, दलितों के साथ तो ये अलग से थाई अंत्यज मानते थे, इनको तो अस्पृश्य मानते थे, लेकिन सारी कहानी तो शूद्रों के साथ की है। तो दोस्तों शूद्रों के साथ, शूद्रों के इस वर्ग में, अछूत वर्ग में जिसे कहा जाता था, उसके साथ कुछ ज़्यादा ही अपमान हुआ है, कुछ ज़्यादा ही उनका जो है शोषण हुआ है, उत्पीड़न हुआ है दोस्तों। आज की कहानी भी कल की कहानी के लेखक मुर्दहिया, ये पुस्तक है दोस्तों, आत्मकथा है। मैंने जैसा कि कल बताया था, डॉक्टर तुलसीराम जी ग्रामीण अंचल से, धर्मपुर गांव से, जो कि आजमगढ़ जिला यूपी में है, उससे पढ़ लिख करके किन विषम परिस्थितियों में, कितनी जातवादी अपमान की पीड़ा को झेलते हुए वो आखिर, और गरीबी में, घोर गरीबी में, पिताजी जो है ब्राह्मणों का हरवाए रह करके मजदूरी करते थे, गुलामी करते थे, उनकी बेगार करते रहे आजीवन। और वो जो है स्वयं कितने जो है प्रताड़ित किए गए स्कूलों में दोस्तों। और ये लगभग हम सभी की एक जैसी कहानी है। यह कहानी जब मैंने पढ़ी, उनकी आत्मकथा है, सच्ची कथा होती है आत्मकथा, उसकी बीती होती है, स्वयं की बीती हुई लिखता है कवि लेखक जो है। तो दोस्तों मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये हम सब लोगों के साथ ऐसा होता रहा स्कूलों में। किसी के साथ कुछ कम होता है, किसी के साथ कुछ ज़्यादा होता है। तो ये डॉक्टर तुलसीराम जी JNU में प्रोफेसर रहे और इन्होंने ये बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है दोस्तों। और हमारे ये दलित लेखक जो हैं, इनका सही मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है, कभी नहीं होगा इस जातवादी देश में, चाहे ये कितने ही विद्वान हो जाएं। लेकिन दोस्तों हमारा और आप सबका परम कर्तव्य बनता है, ये हमारा परम धर्म बनता है कि हम अपनी पीड़ा को, इन महापुरुषों की पीड़ा को समझते हुए और इस अंधविश्वास, पाखंड, ये जातवादी मानसिकता से उभरें और ऐसे धर्म को हम बिल्कुल जो है, इसके कर्म कांडों को बिल्कुल भी नहीं माने, जिसने कि हमारे साथ सदियों से, युगों से इस तरह का शोषण और उत्पीड़न और हमारा अपमान किया है दोस्तों। देखिए आप स्वयं समझेंगे, ये बड़ी रोचक कहानी है, दिलचस्प कहानी है, बहुत ही मर्माहत कहानी है, हमारे को बहुत ही ज़्यादा परेशान व्यथित करने वाली कहानी है दोस्तों। आइए सुनते हैं बगैर किसी विलंब के कल के लेखक हैं ये मुर्दहिया पुस्तक के डॉक्टर तुलसीराम जी। जब पढ़ने जाते हैं स्कूल में, वहाँ से लेकर के इनकी यात्रा है ये
JNU तक प्रोफेसर बनते हैं। तो इसमें जो है संक्षेप में दिया हुआ है, मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों, कि ब्रिटिश शासनकाल में सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था का अनेक ताकतों ने विरोध किया था। ब्रिटिश शासनकाल में सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था का अनेक ताकतों ने विरोध किया। ये जातवादी ताकतें थीं, इन्होंने विरोध किया था कि सबके लिए शिक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सत्ता ने विरोध झेलकर भी इसे लागू किया। अंग्रेज ब्रिटिश शासनकाल ने ब्रिटिश सत्ता ने इसे तमाम विरोध के बावजूद भी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को लागू किया सबके लिए। हिंदू समाज की जड़ता का यह बड़ा उदाहरण है। आत्मकथा शिक्षा के लिए किए गए संघर्ष से परिचित करवाती है। देखिए, शिक्षा के लिए लेखक को कितना संघर्ष करना पड़ा, यह आत्मकथा जो है उससे परिचित करवाती है। लेखक को अपने गांव से 1.5 किलोमीटर दूर प्राथमिक पाठशाला शेरपुर कुटी में दाखिला दिलवाया गया और उस समय की सामाजिक परिस्थितियों से उनका मुकाबला हुआ। बरसात के दिनों में पिताजी उन्हें नाला पार करवाकर स्कूल भेजते और अन्य विद्यार्थियों व अध्यापकों को भी कंधों पर बैठाकर नाला पार करवा दिया करते थे इनके पिताजी। बच्चों का जन्मदिन चाहे जो रहा था, मगर अध्यापक 6 वर्ष का अनुमान लगाकर विद्यार्थी का जन्मदिन निर्धारित कर दिया करते थे। दोस्तों, यही हुआ है, हम सबके साथ जो है लगभग ऐसा ही हुआ है। कान पकड़वा लेते थे बाएं हाथ से, कान अगर हाथ में आ गया समझ लो कि हो गया 5 साल का, दाखिला हो जाता था, वही उसकी जन्म तिथि लिख दी जाती थी। इसी के तहत लेखक का जन्म भी लिख दिया गया। 1 जुलाई 1949 घोषित हो गया। हमारी पहली कक्षा में कुल 43 बच्चे थे, जिनमें 3 लड़कियां थीं। रोल नंबर के हिसाब से कक्षा में टाट पर बैठाया जाता था, रोल नंबर के हिसाब से। पहली पंक्ति रोल नंबर 1 से शुरू होकर 13 पर समाप्त हो गई। शेष 2 पंक्तियों में इसी क्रम में 15-15 बच्चे बैठते थे। शीघ्र ही इस 13 का रहस्य उजागर हो गया। हम सभी दलित थे। 13 तक जो थे, 1 से क्रमांक 13 तक, वो एक टाट पट्टी पर बैठते थे, वो सभी दलित थे। मुंशी जी की उपस्थिति में, अब मुंशी जी कहते थे जो गैर ब्राह्मण होते थे। अब ब्राह्मण जो स्कूल में होते थे, हमारे यहाँ भी ऐसा होता था कि उनको तो हम पंडित जी कहते थे जो ब्राह्मण होते थे, और अदर कास्ट के जो होते थे उनको मुंशी जी कहते थे। तो मुंशी जी की उपस्थिति में हमें कोई अन्य बच्चा नहीं छूता था। ऐसे ही वातावरण में शुरू हुई मेरी शिक्षा। शुरू में अधिकतर बच्चे उपस्थित कहते हैं, अटेंडेंस जब बोलती है, नाम लेते हैं तो बच्चे कहते थे उपस्थित। तो उपस्थित शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे, जिस पर मुंशी जी अविलंब गालियों की बौछार कर देते थे। विशेषकर दलित बच्चों को वे चमरकिट कहकर अपना गुस्सा प्रकट करते। क्या कहते? चमरकिट। चमरकिट कहकर मुंशी जी अपना गुस्सा प्रकट करते। तख्ती पर लिखना प्रारंभ करते ही हाथ कांपते और लिखना मुश्किल हो जाता। ऊपर से मुंशी जी की चमरकिट वाली गाली इतना भय पैदा कर देती कि अंततोगत्वा मैं स्कूल जाने के नाम पर रोने चिल्लाने लगता था। और यही होता था दोस्तों, और आज भी होता है ऐसा ही। हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को इस तरह से प्रताड़ना देना शुरू हो जाता है कि ये छोड़ जाएं स्कूल, पढ़ाई नहीं आगे। पिताजी मुझे ऐसे अवसरों पर पीटते हुए स्कूल ले जाते थे और साथ में यह भी कहते जाते, और दोस्तों हम में से, आप में से बहुत के साथ ऐसा होता होगा कि ज़बरदस्ती जो है हमारे गार्जियन फिर ले जाते थे हमें पीटते हुए, और पिताजी साथ में ले जाते घसीटते हुए, और क्या कहते जाते, ई स्कूल न जइबा तो चिट्ठिया के पढ़ी, ई स्कूल न जइबा तो चिट्ठिया के पढ़ी। चिट्ठिया कैसे पढ़ेगा, चिट्ठी कैसे पढ़ेगा, स्कूल नहीं जाएगा। किंतु मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। एक तो पारिवारिक पृष्ठभूमि बिल्कुल अनपढ़, दूसरे अध्यापकों द्वारा बच्चों को जाति के नाम से गालियां देना, इससे बच्चों में एक तरह का दबाव और इस दबाव का भय पैदा होने लगा। यही कारण है कि दलित विद्यार्थी स्कूल छोड़ जाते हैं। अतः अध्यापकों द्वारा बच्चों के प्रति हिंसात्मक व्यवहार नहीं, बल्कि खेल खेल में शिक्षित करने को पाठ्यक्रम चलाने चाहिए। अब कुछ सुधार हुआ है इस क्षेत्र में। गांवों की गलियों में जिस तरह से छुआछूत के व्यवहार होते हैं, स्कूलों में भी ऐसे ही आचरण देखने को मिलते हैं, तो मन को बड़ी ठेस लगती है। देश की नई पीढ़ी से अपेक्षा है कि वह भेदभाव रहित समाज की नींव रखेगी, लेकिन अधिकतर परिवारों के व्यवहार
उनके रास्ते में बाधाएं पैदा करते हैं और बच्चा जीवन भर उन्हें ढोता रहता है। लेखक ने अपनी कक्षा के संकटा सिंह की मदद से लिखना सीखा। दोस्त था संकटा सिंह और आगे बढ़े। उस माहौल पर टिप्पणी करते हुए आत्मकथाकार यानी लेखक लिखते हैं, उस समय स्कूलों में भी छुआछूत का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, आज भी है, और सवर्ण छात्र प्रायः दलित छात्रों से नहीं मिलते जुलते थे। किंतु संकटा सिंह अपवाद थे। एक आध अपवाद तो होता है। संकटा सिंह भी सवर्ण होते हुए मिलते जुलते थे, प्यार रखते थे और उन्होंने लिखना सिखाया। वे हमेशा मुझसे घुल मिल कर रहते थे। लेखक ने विद्यालयों में विद्यार्थियों से पास करने के नाम पर वसूली जाने वाली राशि का हवाला देते हुए कहा है कि कक्षा 2 जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से 2 रुपया पास कराई ली, यानी पास कराने का घूस लिया। 2 रुपये पास कराई होती थी उन दिनों। यह 2 रुपया मुझे बड़ी मुश्किल से घर से प्राप्त हुआ। यह पास कराई सभी अध्यापक लेते थे। ये जो है 50-60 के दशक की बात है दोस्तों, 50-60 के दशक की। और जो बच्चा नहीं देता उसे फेल कर दिया जाता था। उस समय 2 रुपये भी भारी पड़ते थे। तीसरी कक्षा में घर वालों द्वारा पास कराई न देने पर लेखक को फेल करने पर अध्यापक बलराम सिंह उसके समर्थन में उतर आए थे। उनके समर्थन में आ गए बलराम सिंह अध्यापक, और मुंशी जी को न केवल डांटा बल्कि पास भी कराया, जिससे पास कराई की परंपरा हमेशा के लिए बंद हुई। अध्यापकों की निगाहों में चढ़ने के बाद लेखक निरंतर अपनी कक्षा में तथा खेल गणित में हमेशा विजेता बना। उस समय दलित विद्यार्थियों से 2 पैसे तथा सवर्ण छात्रों से 25 पैसे फीस ली जाती थी। बिल्कुल सही है। सुभगिया की चिट्ठी आने पर उसे पढ़ने के लिए बालक तुलसी को बुलाने पर लेखक का परिवार खासा उत्साहित था। दोस्तों ऐसा मेरे साथ भी होता था। मुझसे तमाम जो है अड़ोस पड़ोस में तमाम लोग जो है लिखवाते थे चिट्ठियाँ। पोस्ट कार्ड ज़्यादातर होते थे, अंतर्देशीय कम होते थे, और मुझसे ही पढ़वाते थे। मगर चिट्ठी सुनकर वो रोने लगी। कौन? पड़ोसन थी कोई, रोने लगे। इसका कारण तब मालूम हुआ जब सुभगिया के पिता राम सूरत पांडे के पास चिट्ठी पढ़वाने गए। फिर राम सुभग सिंह पांडे के पास गए, उनके पिताजी पढ़वाने चिट्ठी राम मूरत पांडे के पास। तो तब उस दोहे का अर्थ मालूम हुआ जो चिट्ठी में लिखा था। क्या लिखा था दोस्तों चिट्ठी में? कि लिखता हूँ खून खत से स्याही न समझना, और मरता हूँ तेरी याद में जिंदा न समझना। और सुभगिया ने क्या समझ लिया कि उसका पिता मर गया, और लिखा किसी ने और ने था वो। तो बालक द्वारा पढ़ी लिखी पंक्तियों का सही अर्थ ग्रहण न करने के कारण सुभगिया पति विश्राम की मृत्यु का आभास पाकर रोने लगी थी। पांडे जी ने समझाया उसका अर्थ कि तेरी याद में मैं मरता हूँ और जिंदा मन समझना, खत को इस खून से लिखता हूँ। मिट्टी की दीवारों वाले 4 कमरों के स्कूल में सभी विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए स्कूल के बाहर छायादार पेड़ों के नीचे बैठने के लिए विद्यार्थी आपस में लड़ते रहते। स्कूल के अंदर दोपहर को 5 अध्यापकों का भोजन तैयार करने से धुआं फैल जाता और पढ़ाई के कार्य में बाधा होती, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। विद्यार्थियों के लिए पानी का प्रबंध कुएं पर था, जिस पर दलित विद्यार्थी चढ़ नहीं सकते थे। बिल्कुल पक्का बात है, छू नहीं सकते थे कुएं को। उनकी क्लास के मिसिर बाबा रहते थे पानी पिलाने। उनका जातीय अपमान करने के लिए उन्हें पानी कम पिलाते और उनके सिर और कपड़ों पर अधिक डालते, और भीगे कपड़ों को देखकर अध्यापक अलग से दलित विद्यार्थियों को गालियां देते। पानी पीने का भी शऊर नहीं है, जबकि वो मिसर बाबा जो है जानबूझ करके पानी को ऊपर गिरा देते थे सिर पे और कपड़ों पर। पानी पीना वास्तव में एक विकट समस्या थी। लेखक कहते हैं कभी कभी तो हम चुपके से पोखरे पर चले जाते, जिसका पानी गहन जल कुंभियों से ढका रहता था। हम जल कुंभियों को हटाकर उसका पानी पीते। मैंने कुतूहलवश कुएं के चबूतरे को एक उंगली से क्षण भर के लिए छू लिया। मेरे द्वारा इस महापात की क्रिया से उनका ब्राह्मणत्व मिश्र बाबा का इतना आहत हुआ कि उसके हाथ से डोरी छूट गई और बाल्टी कुएं की तलहटी में जा पहुंची। देखिए दोस्त, ये था ब्राह्मणत्व। मिसिर शोर मचाते हुए मुंशी जी के पास दौड़े और चिल्लाते रहे कि चमरा ने कुआं को छू लिया, चमरा ने कुआं को छू लिया। ये चिल्लाते हुए गए। मैं बहुत डर गया था। उस दिन मुंशी जी दिन भर रुक रुक कर गालियां देते रहे।
इसके बाद मैं कभी पानी पिलाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। स्कूलों में जहाँ वर्ण व्यवस्था और जात व्यवस्था की गाथाएं सुनाई जाती हैं, उन्हें ऐसे व्यवहारों से बार बार पुख्ता किया जाता है। हमारा धर्म कोई जात पात नहीं है, कोई इस तरह की भेदभाव नहीं है। आइए हमारे सनातन धर्म में प्रवेश पाइए। आप कहाँ जा रहे हो? बौद्ध धर्म की ओर, जैन धर्म की ओर, इस्लाम की ओर, ईसाई धर्म की ओर। आप सनातन धर्म में वापस आइए। और जबकि ये व्यवस्थाएं स्कूलों तक में नहीं छोड़ा जाता, बख्शा जाता है, जिससे समाज के अनेक होनहार विद्यार्थियों का महज उनकी जातीय पहचान के आधार पर अपमान होता है। जो व्यवस्था बच्चों के प्रति इतनी कटु हो, उस व्यवस्था का जितना जल्दी सत्यानाश हो उतना ही न्याय संगत है। क्योंकि जहाँ बंधुता, न्याय और मानवीय प्रेम नहीं, वहाँ रहकर कभी भी संतोष नहीं मिल सकता। यही कारण है कि आत्मकथाकार विद्यालय के जातिवादी और छुआछूतग्रस्त माहौल के चित्र प्रस्तुत करते हुए शिक्षा व्यवस्था में कायम संकीर्ण जातिवादी मानसिकता को उद्घाटित करते हैं। कितनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता है स्कूल विद्यालयों में, और साथ ही आगाह करते हैं, चेतावनी भी देते हैं कि ऐसे व्यवहार करने से कभी भी सामाजिक बंधुता की रचना नहीं हो सकती। सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय की भावना कभी पैदा नहीं हो सकती ऐसे समाज में, ऐसे धर्म में, जिसमें कि अपने ही लोगों को, बहुसंख्यक लोगों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है जाति के नाम पर। गरीबी का शिकार समाज बच्चों को स्कूल भेजते समय दोपहर के भोजन के नाम पर उन्हें जौ का आटा या 2 मुट्ठी दाने देता था। गरीबी के चलते दलित बच्चे प्रायः 2 मुट्ठी दाना लाते थे, जिसे वे छिपा छिपा कर खाते थे, घर से लाते थे। मेरी तरह कुछ बच्चे लाटा यानी जौ के सत्तू में महुए के फूल और गुड़ मिलाकर बनाई गई खाद्य सामग्री लाते थे, लाते थे। लाटा खाना एक तरह से दरिद्रता का प्रतीक था, गरीबों का भोजन था। इसलिए मैं अक्सर लाटा अंगोछे में बांधे स्कूल के पास वाले नाले के किनारे एकांत में चला जाता था, जहां अनेक कब्रें थीं। कब्रिस्तान में पहुंच जाते थे लेखक महोदय, उस लाटा को अंगोछे में बांधकर वहीं एक खेत की मेड़ पर बैठकर लाटा खाने के बाद नाले का 2-4 घूंट पानी पीकर स्कूल आ जाता। मालूम हो रहा है कि मेहनत का संतानों को अशुद्ध जल और अपोषक भोजन देकर सदियों तक पीड़ा में जलना पड़ा। आत्मकथा अध्यापकों की नैतिकता पर सवाल उठाती है। हेडमास्टर परशुराम सिंह का स्वभाव थोड़ा भिन्न था। पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेडमास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। ठाकुर रहे होंगे, सिंह साहब थे। पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेडमास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वे हमेशा कक्षा में मेरी प्रशंसा करते और जब ज़्यादा खुश होते तो कहते, ई चमरा एक दिन हमरे स्कूल का इज्जत बढ़ाई। ई चमरा हम एक दिन हमरे स्कूल के इज्जत बढ़ाई। डॉक्टर परशुराम सिंह हेडमास्टर ये कहते थे। यद्यपि वो प्यार करते थे, लेकिन जो बात करते थे प्रशंसा की, वो जाति का उल्लेख करते हुए करते थे। ये दोस्तों देखिए, विद्यालय में चमार जाति के डिप्टी का दौरा होने पर अध्यापकों में हड़कंप का माहौल था। डिप्टी साहब आने वाले थे, चमार जाति के थे, तो अध्यापकों में हड़कंप मचा हुआ था। अध्यापकों में प्रशासनिक डर कम, ये नहीं था कि डिप्टी साहब का कोई आतंक था, कि वो भय था उन्हें, ये नहीं। उन्हें भय क्या था? बर्तनों की पवित्रता का संकट अधिक था। किसमें पिलाएंगे खिलाएंगे, पानी किसमें पिलाएंगे, कुछ नाश्ता कराएंगे तो किस बर्तन में कराएंगे, ये अपवित्र होने का उन्हें भय था। तो क्या हुआ? हेड मास्टर के आदेश से यही लेखक डॉक्टर तुलसी राम जी घर से बर्तन लाए, जिसमें डिप्टी ने भोजन किया, क्योंकि वो उन्हीं की जाति का था। अस्पृश्यता दलित विद्यार्थियों से ही नहीं, अपितु दलित अधिकारियों से भी होती थी, आज भी होती है। डिप्टी के निरीक्षण के दौरान कमियों की वजह से अध्यापकों का वेतन रोक दिए जाने का खतरा बना रहता था। एक अवसर पर हैटधारी व्यक्ति को डिप्टी समझकर अध्यापक मुंशी जी ने चिलम समेत हुक्के को अरहर के खेत में फेंक दिया था। कोई हेडधारी आया, उसे डिप्टी समझ लिया कि ये आ गए डिप्टी साहब, कोई जो है शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जाति के, दलित जाति के। क्या किया
कि चिलम और हुक्के को ही फेंक दिया अरहर के खेत में कि कहीं से नहीं पीने लग जाए वो आते ही। मुख्याध्यापक परशुराम सिंह के लिए सबसे बड़ा संकट उस दिन आया जब वे स्कूल के बच्चों को श्रमदान के नाम पर गन्ना छिलवाने के लिए ले गए, और उसी दिन स्कूल में डिप्टी का दौरा हो जाने पर सभी गैरहाजिर मिले। डिप्टी साहब स्कूल के बाहर ही बैठकर हमें आते हुए देख रहे थे। पास आने पर अचानक हेडमास्टर साहब से बिना कुछ पूछे कुछ छात्रों से ही पूछ लिया कि वे कौन सा श्रमदान करके आ रहे हो भाई। छात्रों ने बिना सोचे विचारे सही से ही बता दिया। छात्र तो छात्र ही है, बच्चे क्या जाने। उन्होंने बता दिया कि हम हेडमास्टर साहब का गन्ना छील के आ रहे हैं। गन्ना छीलने की बात सुनकर डिप्टी साहब आग बबूला हो गए और वापस जाने लगे। उस दिन हेडमास्टर साहब बहुत गिड़गिड़ाए थे तथा बड़ी मुश्किल से डिप्टी साहब को मनाकर स्कूल में वापस लाए थे। बाद में बच्चों के बीच अफवाह उड़ी कि हेडमास्टर साहब ने डिप्टी साहब को 1 महीने की तनख्वाह घूस में देकर मनाया था। इस घटना के बाद कभी दोबारा गन्ना छीनने वाला श्रमदान नहीं हुआ। लेखक द्वारा स्कूल का कार्य संपन्न करने के बाद घर खेत के कार्य में सहयोग दिया जाना एक नित्य क्रम था। जिस समाज में पढ़ाई को काम चोरी कहा जाता हो, उसकी परंपरा को कोई बालक यदि तोड़ रहा हो तो निश्चित ही उसके मार्ग में अधिक बाधाएं होंगी। घर की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण फीस का अभाव तो था ही, मगर फीस के पैसों की पकौड़ी खाने के आरोप भी लगाए जाते। पकौड़ी खा गया बेटा, क्योंकि कामकाजी संयुक्त परिवारों में बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान होने की बजाय उनसे काम लिए जाने की मानसिकता अधिक रहती है गरीबी के कारण। ऐसे वातावरण से व्यथित होकर 7वीं कक्षा में पढ़ते हुए लेखक कोयला मजदूर चाचा के पास भाग जाने की योजना में असफल होकर सुबह घर लौट आया। चाचा कोयला मजदूर थे, वहाँ पहुँचे लेकिन लौट आए। इस घटना के बाद पिताजी को बहुत दुख हुआ। वे उस दिन शाम को घर वापस आने पर मुझे देखकर स्वयं जोर जोर से रो पड़े और कहने लगे, अब हम कहियो हरबाई करे के ना कहब, तू जितना पढ़त चाहत हउबा उतना पढ़ा, अब केहू ना बोली। यानी तुझे जितना पढ़ना है उतना पढ़, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम जो भी करेंगे तुझे पढ़ाएंगे। तत्कालीन ग्रामीण जीवन में लड़कियों की शिक्षा एक अनोखी वस्तु मानी गई थी। वे उन्हें अपने मान सम्मान के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि लड़कियों के बारे में छोटी सी घटना होने पर उनका स्कूल जाना बंद और विवाह की तैयारी हो जाती। आज भी ग्रामीण अंचल में ये होता है। आत्मकथाकार ने सुदेश्वर पांडे की 12 वर्षीय पुत्री आशा को स्कूल जाते समय नाला क्या पार करवाया कि उसका विवाह कर दिया गया। 12 वर्षीय पुत्री का, क्योंकि पांडे जी की थी और अछूत लड़के ने छू ली थी, दलित ने। विदाई के समय वह रो रो कर कह रही थी, हमार पढ़ैया छूट गयल हो बाबा, यानी हमारी पढ़ाई छूट गई, हमारी शादी कर दी। जाहिर है शिक्षा से यदि एक गुलाम पुत्र इतना कुछ हासिल कर सकता था तो फिर मालिक पुत्री न जाने कितना आगे जाती। किंतु एकमात्र अदना अफवाह ने उसका सब कुछ छीन लिया और वो अपनी ससुराल में सिर्फ मालकिन बनकर रह गई। सोफी नट की पुत्री नटनिया लेखक से अंग्रेजी सीखने के हट करते हुए रास्ता रोक लिया करती थी। वह कहती, हमहू के अंग्रेजिया पढ़ाए रे बाबू। उसने मुझसे पहला अंग्रेजी अनुवाद पूछा। क्या पूछा? पिपरा पे गिधवा बैठल हउवे। मैंने उसे बताया, वल्चर्स आर सिटिंग ऑन द पीपल ट्री। यह वाक्य उसे इतना भाया कि उसने इसे तुरंत रट लिया और यही वाक्य उसके जीवन का तकिया कलाम बन गया। वह हमेशा अपनी उसी स्वाभाविक मुद्रा में किसी पेड़ को अंकवार में भरकर दाएं बाएं मुँह फेरती हुई मेरा रास्ता रोक लेती और आगे कुछ और सीखने की विनती करती। उसके द्वारा बार बार दोहराए जाने वाले इस वाक्य ने मुझे दलित बस्ती का सबसे बड़ा आवारा बना दिया था। मेरे घर वाले मुझे कहने लगे, ईत बारिया निकल गए, यानी ये तो आवारा निकल गया। भंडारी चाचा जब कलकत्ते से रिटायर्ड होकर आए तो लेखक के लिए एक पाजामा लाई थी, जिसे पहनकर स्कूल जाने पर उसे शर्म आती थी। पाजामा पहने देख गांव के ब्राह्मण कहते, बाप को पादना आवे पूत शंख बजावे। देखिए क्या विडम्बना है। और ये आज भी होता है ऐसा कि भंडारी चाचा रिटायर होके आते हैं, एक पाजामा लाते हैं, उस पाजामा को पहन करके जब वो स्कूल जाते हैं तो क्या कहते हैं ब्राह्मण, गांव के ब्राह्मण कहते हैं कि बाप को पादना आवे और पूत शंख बजावे।
ब्राह्मण यह भी कहते, अरे ईत अणकटवा जैसन लगत हो, अणकटवा जैसे लगते हो। मास्टर जी, पूरे स्कूल में एक ऐसे व्यक्ति थे जो साइकिल से आते जाते थे। मैंने जो ही साइकिल को छुआ, अचानक पीछे से मेरे सिर पर जोर का तमाचा लगा और मैं गिर गया। साइकिल छूने पर भी उठने से पहले मुझे सुनना पड़ा, चरजामा पहिर के तोहार दिमगवा खराब होई गायल है, सरऊ नहीं कह। यह घटना मेरे पाजामे की पराकाष्ठा थी। यह कैसी मानसिकता है जिसमें मनवादियों को ही बेहतर पहनने और बेहतर खाने का सामाजिक अधिकार प्राप्त है। यदि दलित विद्यार्थी अच्छे वस्त्र पहने, मजदूर अच्छे वस्त्र पहने तो मालिकों को परेशानी, और अगर दलित विद्यार्थी पहन लें तो टीचर्स को परेशानी। ये होता है। पहने तो अध्यापकों सहित सभी उनको कट निगाहों से देखते हैं और मौका मिलते ही अपमान करते हैं। 9वीं कक्षा में सहपाठी लाल बहादुर सिंह द्वारा जबरदस्ती 2 बार शराब पिलाए जाने से चाचा ने गालियां दी और आगे न पढ़ाने का निर्णय कर लिया। साथ ही शराब पीने को पागलपन का लक्षण घोषित कर दिया गया। लेखक को स्कूल जाने और दोपहर का भोजन जुटाने में समस्या थी। संयुक्त परिवार के विरोध के बावजूद माँ अपने रात के भोजन में से कुछ भोजन बेटे के नाश्ते हेतु बचाकर खुद आधी भूखी रहती थी। माँ के इस त्याग से द्रवित होकर सुबह खाते हुए मैं अक्सर रो पड़ता था। 10वीं में मैं अत्यधिक दुखित रहने लगा। घर का वातावरण एकदम दूषित हो चुका था। मुझे प्रायः गालियों के संबोधन से पुकारा जाता। स्कूल से शाम को घर आते ही पशुओं को चारा पानी देने का काम सौंप दिया जाता। रात में सबसे बड़ा संकट यह था कि चिराग न होने से मैं कुछ भी पढ़ नहीं पाता था। इसी बीच हेडमास्टर परशुराम के भतीजे चिंतामणि को रात के वक्त पढ़ाने और अपने लिए भोजन की व्यवस्था के लिए शाम को 1.5 घंटा पैदल चलकर जिगरसंडी जाता। वहीं सहपाठी चिंतामणि को पढ़ाता, रात को मजदूरों की थाली में भोजन करता, उनके साथ सो जाता और सुबह घर पहुंचकर विद्यालय जाता। इस व्यवस्था से 2 लाभ हुए। पहला तो यह कि माँ को अधपेटवा नहीं रहना पड़ता है, और दूसरा यह कि लेखक को अच्छा भोजन मिलने लगा। यद्यपि प्रतिदिन 3 घंटे का आना जाना पढ़ाई के दिनों में बड़ा समय होता है, मगर भोजन की व्यवस्था का अन्य कोई विकल्प न होने की वजह से 3 महीने उन्हें पढ़ाने जिगरसंडी जाना पड़ा। 10वीं के फाइनल इम्तिहान से पहले 2 महीने तक हम उसी प्राइमरी स्कूल पर रात में टिक कर पढ़ाई करते रहे, या यूं कहें कि मैं पढ़ाता रहा और वे पढ़ते रहे। चिंतामण सिंह से दोस्ती से उत्पन्न शिक्षा के ये प्रकरण तब तक के मेरे जीवन के सर्वोत्तम क्षण थे। सबसे ज़्यादा मेरी माँ यह सोचकर बहुत राहत महसूस करती थी कि मुझे खाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन मिल रहे थे। इसी बीच में मैं अपने घर का विषैला वातावरण लगभग भूल चुका था। इसी दौरान परीक्षा फार्म भरने के वक्त लेखक को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन अध्यापक सुग्रीव सिंह ने फीस के 30 रुपये जमा करवाकर, ऐसे भी टीचर थे, सुग्रीव सिंह ने फीस के 30 रुपये जमा करवाकर संकट से निकाल लिया था। बोर्ड की परीक्षाएं चंडेसर होनी निश्चित थी। चिंतामण सिंह मुझे अपने साथ रखना चाहते थे, किंतु मकान मालिक ने पहले ही साफ कह दिया कि किसी चमार सियार को नहीं रहने दिया जाएगा। अंततः दलित बस्ती के रूपराम ने उनसे किराए लिए बगैर मकान में ठहराया और भोजन का प्रबंध जौ के आटे से करते हुए अन्य खर्च के लिए 10 रुपयों से काम चलाया। परीक्षा के दौरान सवर्ण छात्रों द्वारा दलित छात्रों से मारपीट होना आम बात थी। लेखक के प्रति हीरालाल के दुर्व्यवहार इसका प्रमाण है। विकट परिस्थितियों के मध्य लेखक ने 6 जून 1964 को 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और स्कूल में प्रथम रहा। स्कूल के संचालक बाबा और प्रिंसिपल बधाई देने घर आए। दादी बहुत खुश थी। बाबा के घर आने की खबर चारों तरफ फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप उस पूरे क्षेत्र के सवर्णों में चमड़ा टाप कैल है, यानी चमड़े ने टॉप कर लिया, चमड़ा टॉप कैल है की ध्वनि गूंज उठी सवर्णों के क्षेत्र में। उस समय में जब दलित समाज के प्रति सामाजिक दृष्टि अधिक संकीर्ण और उत्पीड़नकारी थी, उससे भी ज़्यादा आज है, बिल्कुल भी कम नहीं है। लेखक ने परीक्षा और समाज की विभीषिकाओं का सामना करते हुए अपने गांव का प्रथम मैट्रिक होने का गौरव हासिल किया।
अब उसका लक्ष्य बढ़ गया था और अपने आर्थिक संकटों को साथ लेकर और परिवार को बिना बताए ही मुर्दहिया को लांघकर 1 जुलाई 1964 की सुबह लेखक आजमगढ़ के लिए चल पड़े और डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास को आश्रय बनाया। आजमगढ़ में घर से भागने के पूर्व संध्या में मैंने रसोई के अंदर गगरी में रखे सत्तू में से 2 मुट्ठी निकालकर चुपके से एक चिथड़े में बांधकर माँ के बक्से में रख दिया और अंधेरा होते ही उस बक्से को सबकी नज़रों से बचाते हुए ले जाकर नटनिया की झोंपड़ी में यह कहकर रख दिया कि कल बरहलगंज बाजार से कुछ सामान लाना है, इसलिए आज दिशाशूल मिटाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। छात्रावास का मैस बंद होने पर ढुक्कू की पकौड़ी खाकर समय गुजारा, मगर ढुक्कू केवल 3 दिन की उधार करता है। इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं आजमगढ़ में और ढुक्कू की पकौड़ी खाकर के समय गुजारते हैं और वो 3 दिन के लिए उधार देता है। इंटर की पढ़ाई के दौरान डीएवी कॉलेज के माहौल पर टिप्पणी करते हुए रचनाकार कहते हैं, आरएसएस का हिंदूवादी दर्शन मुझे बेचैन कर देता था। डीएवी के प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक आरएसएस से जुड़े हुए थे। सिर्फ एक ही सहारा था, दलितों को सरकार से मिलने वाली आवश्यक स्कॉलरशिप जो 27 रुपये मासिक हुआ करती थी। 27 रुपये की यह धनराशि मासिक खर्च के लिए पर्याप्त थी। करीब 9 महीने बाद मार्च 1965 में पहली बार 6 महीने की स्कॉलरशिप के 162 रुपये मुझे मिले। मैं अत्यंत खुश हुआ। दलित विद्यार्थियों के लिए सरकारी छात्रवृत्ति एक बड़ा सहारा है, लेकिन समय पर न मिलने के कारण अभावग्रस्त छात्रों को संकट का सामना करना पड़ता है। संस्थाओं को चाहिए कि इसका मासिक या अधिक से अधिक 2 माह पर भुगतान हो। विद्यार्थी जीवन में देवराज जैसे सहपाठी भी थे, जिसने लेखक को मिले 162 रुपये में से 81 रुपये चाकू की नोक पर ठग लिए थे सहपाठी ने, और लेखक इस घटना को किसी को बता भी नहीं पाया था। मगर लेखक के मन में उसके प्रति घृणा की अपेक्षा आज भी उसे ढुक्कू की पकौड़ी खिलाने का चाव है। उधार लेकर अपना काम चलाने वाला लेखक छात्रवृत्ति मिलने पर उधार चुका था। देवराज सिंह द्वारा छीने गए पैसे से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण उसकी आर्थिक समस्या फिर से बढ़ गई थी। कॉलेज के सांप्रदायिक माहौल पर लेखक लिखते हैं कि डीएवी कॉलेज का लगभग हर छात्र एवं अध्यापक किसी मुसलमान को देखते ही उसे मार देने की कल्पना में डूब जाता था। आरएसएस का था। जाहिर है पूरा कॉलेज ही सांप्रदायिकता में सराबोर था। ऐसे तत्वों द्वारा सिघारी के पुल से गुजरते अनेक निर्दोष मुसलमान हिंसक गतिविधियों के शिकार हुए थे। इसी बीच आजमगढ़ के अंबेडकर छात्रावास में वही हीरालाल आ पहुंचा जिसने 10वीं की परीक्षा से पूर्व चंडेसर में लेखक से मारपीट की थी। उसने लेखक को जात सूचक शब्दों से अपमानित किया और फिर उसकी जेब से फाउंटेन पेन निकाल ली और यह कहकर 5 रुपये मांगे कि मेरे आजमगढ़ आने में 5 रुपये लगे हैं। देखिए, मारपीट करने आया था 5 रुपये खर्च करके, पेन भी छुड़ा लिया, गाली गलौज की, मारपीट भी की, पहले भी कर चुका था और 5 रुपये और मांगने लगा कि 5 रुपये लगे हैं किराए के, यह भी दे दे। उसके लेखक उसके व्यवहार से डर गया था, इसलिए 1 माह बाद उसके गांव जाकर उसे 5 रुपये देकर आया और एक तरह से उससे सुलह कर ली। यह 5 रुपया भविष्य में उसके साथ शांति की गारंटी थी। ठीक है, अब भैया कुछ नहीं कहूँगा। शायद दुनिया की यह सबसे छोटी फिरौती यानी रैंसम की रकम थी। अब लेखक के मन में बीएचयू में जाने के लिए सपने लहलाने लगे थे और इसके लिए खर्च जुटाने हेतु उसने अपने चचेरे भाई के पास कलकत्ता में मजदूरी करने का संकल्प लिया। दोस्तों, बड़ी हो जाएगी, आगे फिर सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, इस तरह से आप देखें कि हमारे छात्र जीवन में हमारे बच्चों के साथ, छात्रों के साथ किस तरह से आज भी अमानवीय व्यवहार होते हैं। यहाँ तक कि उन्हें पानी पीने पर, घड़ा छूने पर आज भी मार दिया जाता है। उस समय भी ऐसी चीज़ें होती थी, ऐसे ही व्यवहार होते थे इन मनवादियों के द्वारा, इन जातवादियों के द्वारा। तो दोस्तों, हमारे देश में ये विकट समस्या है जातवादी मानसिकता, और इससे उभरना जो है बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक देश इस जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त रहेगा, इस भेदभाव से ग्रस्त रहेगा और एक बहुसंख्यक जनता को जो कि 85-90% है, उसको इस तरह से आज भी अगर दबा करके, परेशान करके
और आतंकित करके रखा जाएगा तो देश जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है दोस्तों। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि आपस में भाईचारा बनाए रखें, उदारता, व्यवहार और बंधुत्व, समता, ये सब में होना चाहिए। सभी का समान जो है व्यवहार होना चाहिए, सभी के लिए शिक्षा के अधिकार होने चाहिए और ऐसे अमानवीय व्यवहार कतई भी नहीं होने चाहिए जो निस्संदेह शर्मनाक हैं हमारे देश के लिए इस वैज्ञानिक युग में दोस्तों। तो हमको सबको वैज्ञानिक बनना है, देश को वैज्ञानिक बनाना है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है। हर घर में हर बच्चे को समान शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, तभी हमारा देश जो है विकसित देश बनेगा, वैज्ञानिक देश बनेगा, सुखद देश बनेगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आप अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको प्राथमिकता से मिल सकें दोस्तों। आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।